भारत का भूगोल कर रहे थे हम। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो है औद्योगिक स्थानीयकरण यानी इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन। क्या है? उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में। उद्योगों के स्थानीयकरण का मतलब समझते हो, यानी उद्योग कहां पर लगाना है, उद्योग कहां पर लगाना है, कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होंगे उस चीज के लिए। सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि गुड़ बनाना है, तो गुड़ का कच्चा माल क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना। तो कच्चे माल की उपलब्धता, भाई गन्ना हो रहा मैदानी भागों में, तो मैं कई बार आपको उदाहरण भी देता हूं कि गुड़ जोशीमठ में तो नहीं बनाओगे, झबरेड़ा में ही बनाओगे गुड़, जहां अगल बगल क्या होता है? गन्ना होता है। या चीनी मिल है, चीनी बनानी है, तो वहीं तो बनाओगे जहां कच्चे माल की उपलब्धता होगी। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में सबसे पहले नंबर 1 पे आपने ध्यान देना कच्चे माल की उपलब्धता। नंबर 2 पे ध्यान रखना है आपने शक्ति। शक्ति मतलब पावर। अब वो पावर चाहे कोयला हो, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, शक्ति। नंबर 3 परिवहन के साधन। नंबर 3 परिवहन के साधन। भाई जिस जमाने में वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया था, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी दी थी, उस जमाने में सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलती थी। क्या चलती थी? परिवहन के साधन के रूप में। न रेलगाड़ी थी, ना उसको पता था कि आने वाले समय में रेल चलेगी, रेलगाड़ी चलेगी, ना उसको पता था ट्रक चलेंगे, ना जहाज चलेंगे, कुछ नहीं पता था उसे। उसने जो थ्योरी दी थी अपने हिसाब से घोड़ा गाड़ी को ध्यान में रखते हुए दी थी, इसीलिए उसने परिवहन के साधन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। किसको? उसने कहा था भैया अगर कॉस्ट निकालनी है किसी भी चीज की, तो उसमें परिवहन की लागत जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वास्तव में होता था उस जमाने में। तो तीसरे नंबर पे आपने परिवहन के साधन को ध्यान रखना है। चौथा आपने सस्ता एवं कुशल श्रम। भाई श्रमिक भी तो कैसे होने चाहिए? सस्ते और कुशल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सस्ते और स्किल्ड, कुशल। अगला उसने बोला पूंजी, कैपिटल भी तो होनी चाहिए उद्योग को लगाने के लिए। अगला प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, एवं सरकार की नीति। भाई सरकार की नीतियां भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर सरकार आपकी सरकार जैसे क्या, माना कोई इस्लामिक देश है, वहां की सरकार क्या कभी किसी शराब उद्योग को प्रश्रय देगी? नहीं देगी। जो इस्लामिक देश होंगे वहां पर डिस्टिलरीज बनाने के लिए जल्दी से परमिशन नहीं देगी, उसकी नीतियों में नहीं होगा। और अगर उसने डिस्टिलरीज बनाई और उसने शराब बनाई, तो हो सकता है कि इस्लाम विरुद्ध बोलकर जनता उनको क्या कर दे? नकार दे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूं, तो हरिद्वार से आगे क्या है जहां पे इंडस्ट्रीज है? अरे जहां पर इंडस्ट्रीज हैं भाई, इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है हमारा हरिद्वार से आगे? क्या बोलते हैं? अरे देहरादून का सेला कोई है, मैं हरिद्वार वाला पूछ रहा हूं, क्या बोलते हैं उसे? अरे सिडकुल, बताना पड़ेगा मुझे। सिडकुल एक क्या है कि एक बहुत सारे उद्योगों के लिए सरकार क्या करती है? जमीन देती है, साथ में बिजली के बिल में क्या देती है? सब्सिडी देती है। मतलब बोलती है कि भाई कम लेंगे हम आपसे, आप आइए उद्योग लगाइए। और सरकार ऐसा क्यों करती है? ताकि क्या हो, उसके राज्य में भी क्या हो, जैसे राज्य सरकार है तो उसके राज्य में भी इंडस्ट्री सेटअप हो, तो बहुत सारी क्या देती है? उनको सुविधाएं देती है। तो फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो वहां पर आते हैं और वहां पे आकर आना पसंद करते हैं। तो फिर ऐसी जगह पर तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेंगी जहां पर क्या मिलेंगी? उद्योगपतियों को सुविधाएं मिलेंगी। भाई अगर मैं बोलूँ कि 5 साल तक बिजली का बिल आपको आधा देना पड़ेगा, तो जहां वो अपना वो मुंबई में लगा रहे थे वहां पूरा बिल दे रहे थे, तो यहाँ पे आके आधा बिल पे काम चल रहा है, तो ठीक है। सरकार ने क्या किया? अपना नुकसान लिया, लेकिन क्या किया? उनको आमंत्रित किया ताकि हमारे राज्य में भी क्या हो सके? इंडस्ट्री सेटअप हो सके। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोजगार सृजन होता है। जब वो इंडस्ट्रीज आएंगी तो क्या करेंगी? रोजगार देंगी। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, नैनो जो है टाटा की है। टाटा ने उत्तराखंड सरकार से बोला कि मुझे इतने 1000 एकड़ जमीन चाहिए। अब उत्तराखंड आपको पता है पर्वतीय प्रदेश है। अब पहाड़ में तो हम हजारों एकड़ दे सकते हैं किसी को, पर मैदान में क्या है? सीमित मैदान है हमारे पास। अब टाटा जी ने क्या किया कि बहुत ज्यादा जमीन मांगी, उतनी हमारी सरकार दे नहीं पाई। सरकार की नीति क्या रही? वो जमीन के मामले में देने में क्या रही? असफल रही। तो नैनो यहां नहीं आई।
नैनो अगर आ जाती तो क्या होता, नैनो यहाँ पर बनती, मैन्युफैक्चरिंग जो होती नैनो की कहाँ पर होती, उत्तराखंड के अंदर होती, और उत्तराखंड के अंदर होती तो क्या होता, छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ा है नैनो का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हजारों लोगों को क्या मिलता, रोजगार मिलता वहां पर, यही तो होता कि नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूं कि सरकार की नीति भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किस चीज में, उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में। समझ में आ गया। आदि का विशेष महत्व है, आदि का, तो 1 कच्चे माल की उपलब्धता, 2 शक्ति, 3 परिवहन के साधन, 4 सस्ता एवं कुशल श्रम, 5 पूंजी, 6 प्रौद्योगिकी, 7 सरकार की नीति। अब यहां से प्री का एक क्वेश्चन बन गया कि उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में किन किन का विशेष महत्व है। पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, चौथा ये दे दिया। आपने बोलना है जी जो जो ये लिखे हुए हैं अगर ये मैच कर रहे हैं तो ये हैं, और अगर कोई अलग सा दिख रहा है कुछ तो आपने बोलना ये नहीं है। समझ में आ गया। अनुकूलतम स्थानीयकरण पर उक्त कारकों के प्रभाव के संबंध में अर्थशास्त्रियों व भूगोलवेताओं में सदैव जिज्ञासा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में अल्फ्रेड वेबर, जर्मन अर्थशास्त्री थे ये, उन्होंने 1909 में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैंने कहा क्योंकि वेबर के समय में खाली घोड़ा गाड़ी चला करती थी, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी या जो सबसे ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट माना, वो किसको माना, परिवहन लागत को माना। इसलिए उन्होंने कहा हमें फैक्ट्री वहां पर लगानी चाहिए जहां पर न्यूनतम परिवहन लागत हो, जहां पे क्या हो, परिवहन लागत सबसे कम हो। तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार माल के भार हरासी या अशुद्ध होने पर उसका स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में होता है। भार हरासी वो होते हैं जैसे चीनी शुगर इंडस्ट्री है भाई, जब मैंने कहा 100 क्विंटल गन्ना जाएगा तब जाकर 20 क्विंटल क्या बनेगी, चीनी बनेगी, क्योंकि गन्ने को पीसेंगे, भार हरास होगा उसका, और उसका गन्ने का छिलन थोड़े काम का है हमारा काम का क्या है, रस, और उस रस से क्या निकालेंगे हम, चीनी निकालेंगे, वही निकालेंगे बोन चारकोल से, उसको साफ सूफ करके बढ़िया सी पैकेट में डाल के। तो ऐसे उद्योग को भार हरासी उद्योग बोलते हैं। जबकि जो शुद्ध उद्योग, शुद्ध वाला होता है, शुद्ध माल जो होता है, जैसे मैंने कहा 100 किलो रुई ली मैंने तो 100 किलो धागा बनेगा, 100 किलो ही कपड़ा बनेगा। तो ऐसे कच्चे माल को क्या बोलते हैं, शुद्ध। रुई जो है, मतलब अगर कॉटन इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें रुई, कॉटन जो है वो कैसा शुद्ध माल है। जबकि गन्ना क्या है, भार हरासी है। या हम लोहा ही बना रहे तो लोहे में भी भार हरास नहीं हो रहा, कोयला जलाना पड़ रहा, उसमें आयरन ओर डालना पड़ रहा। तो आयरन ओर ऐसा थोड़े है कि 100 किलो आयरन ओर में 100 किलो इस्पात निकल रहा, 100 किलो में निकलेगा 70 किलो निकलेगा, इतना ही निकलेगा भाई। 30 किलो इंप्योरिटी भी तो क्या होगी, बाहर होगी, कोयला अलग जलाना पड़ेगा। तो कच्चे माल के क्षेत्रों में होता है, ऐसा बताया किसने, अल्फ्रेड वेबर ने। जैसे जूट या कागज अथवा चीनी उद्योग, ये भार हरासी उद्योग हैं। जूट में आपको पता ही है, पेड़ होता है एक, ठीक है, उसके टहन काटा जाता है, बंडल बनाए जाते हैं, गाट गदेरों में रखे जाते हैं, सड़ने के लिए छोड़ा जाता है, फिर उसमें से रेशा निकाला जाता है, तब जाके जूट बनता है। कागज भी ऐसे ही है, जो कोनिकल फॉरेस्ट हैं उनको काटा जाता है, मुलायम लकड़ी को, उनकी लुगदी बनाई जाती है, तब जाके कागज क्या होता है, बनता है। चीनी आपको पता ही है, गन्ना पीस कर, है ना, चुकंदर से भी बनती है चीनी। किससे बनती है, चुकंदर से भी बनती है। जिन देशों में गन्ना नहीं होता वहां चीनी किसकी बनती है, चुकंदर की। एक बार बहुत समय पहले भारत सरकार ने अपनी चीनी कर दी एक्सपोर्ट, गन्ने वाली, और चुकंदर वाली चीनी मंगा दी। अब इस देश के लोगों को पसंद ही नहीं आई वो चीनी। क्यों? क्योंकि उसमें मीठा कम होता है। क्या होता है, फिर वो दूसरे किस्म की चीनी, उसका टेस्ट अलग किस्म का। कच्चा माल सर्वसुलभ होने पर उद्योग का स्थानीयकरण बाजार के समीप होता है। कच्चा माल अगर हर जगह सुलभ है तो क्या होगा, उद्योग का स्थानीयकरण, यानी उद्योग कहां पर लगाएंगे हम, बाजार के समीप होता है। अब जैसे माना घड़ा बनाने वाला है, कौन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, तो क्या जोशीमठ में बना के तब ऋषिकेश में बेचेगा? मिट्टी जो है वो सर्वसुलभ है। वैसे तो थोड़ा अलग किस्म की मिट्टी होती है जो बनाने वाली होती है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ मिट्टी है ना, कई जगह मिलती है वो। तो क्या करेंगे, मिट्टी हम लाएंगे, जो घड़ा बनाने वाली मिट्टी है वो लाएंगे कहीं से, जहां से लाना होगा, और बाजार है ऋषिकेश,
तो ऋषिकेश के अगल बगल ही कहीं कुमार क्या कर रहा होगा, अपना चाक चला रहा होगा और वहीं पर घड़े वड़े दिए विए और क्या क्या बनता है मिट्टी से, जो भी चीजें बनती है वो बना रहा होगा। इतना समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि अगर मैं जोशीमठ, अब जोशीमठ मार्केट नहीं है माना, क्योंकि वहां घड़ों की जरूरत नहीं होती है, घड़ों की जरूरत पड़ेगी आपको गर्मियों में पानी रखने के लिए। अब जोशीमठ में बना रहा हूँ, अब मैंने ट्रक में भरे घड़े, पता चला वहां से 100 घड़े चले, यहाँ पहुंचे खाली कितने 10, बाकी 90 घड़े क्या हो गए? तो बाजार के समीप बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा? ठीक है। कच्चा माल सर्वसुलभ होने पर उद्योग का स्थानीयकरण कहाँ होगा? बाजार के समीप होता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, ठीक है, ऐसे कच्चा माल शुद्ध होने अर्थात भार ह्रास ना होने एवं स्थानीयता की उपस्थिति में उद्योगों का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र से बाजार के मध्य कहीं भी हो सकता है। रुई है, शुद्ध है, कहीं भी कर लो, रुई लाओ 100 किलो 100 किलो, तो बाजार और कच्चे माल के बीच में कहीं पर भी क्या कर दो? उद्योग लगा लो आप। समझ में आ गया? यूपीएससी ने पूछा एक बार, गुजरात और मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र ही क्यों? गुजरात और महाराष्ट्र ही क्यों? कपड़ा जो है गुजरात में ही क्यों बन रहा है? अहमदाबाद वाला साइड में क्यों बन रहा है? गुजरात में क्यों बनाया जा रहा है? भाई जब शुद्ध माल है तो मध्य प्रदेश में आके बनाओ, छत्तीसगढ़ में आके बनाओ, 100 किलो रुई का 100 किलो ही तो कपड़ा बनेगा। तो उसका आंसर था कि जलवायु भी देखी जाती है धागा बनाने के लिए। अगर जलवायु में आर्द्रता है, क्या है, तो धागा बनेगा मजबूत। क्या बनेगा? और अगर बिल्कुल ड्राई जलवायु है, छत्तीसगढ़ जैसी, सूखा बिल्कुल, पानी का कोई कण नहीं, किसमें? हवा में, तो धागा बनेगा कच्चा। तो ये भी देखा जाता है। अगर मैं वेबर से और आगे बढ़ूं तो उसका आंसर क्या है कि जो समुद्र किनारे होने के कारण जो कण होते हैं, किसके? वाष्प जैसी जो होती है, उसकी वजह से धागा मजबूत बनता है, कपड़ा मजबूत बनता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। भार ह्रास न होने पर स्थानीयता की उपस्थिति में उद्योगों का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र से बाजार के मध्य कहीं भी हो सकता है, ऐसा बताया था किसने? वेबर ने। सूती वस्त्र उद्योग उदाहरण दे रखा उन्होंने। फिर आगे 2 या 2 से अधिक, आगे ये नहीं है, हाँ 2 या 2 से अधिक। अब भाई कई जगह पर तो 2 या 2 से अधिक कच्चे माल लगेंगे ना। अब जैसे सीमेंट है, सीमेंट के लिए चूना पत्थर भी चाहिए, जिप्सम भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, अधिक कच्चे माल चाहिए ना। तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी? तो वैसे तो चूना पत्थर के आसपास लगेगी। फिर कोयला भी लाना है, फिर जिप्सम भी लाना है, फिर और बहुत सारी चीजें पड़ती है। या कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें 2 या 2 से अधिक कच्चा माल, इस्पात ही हो गया। आयरन ओर भी चाहिए, कोयला भी चाहिए। क्या चाहिए? आयरन ओर भी चाहिए और कोयला भी चाहिए। और साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जमशेद जी टाटा जी जैसे, जमशेद जी, नस्वर जी टाटा, तो वो तो सस्ता लेबर भी देखेंगे। सस्ता लेबर अगर है तो स्थानीयकरण उस तरफ को जा सकता है, ऐसा बताया गया है। समझ में आ गया? अब पता चला मैंने इस्पात की फैक्ट्री डाल दी कहाँ? मुंबई में। तो भैया मुंबई में तो बहुत महंगा है। क्या? जो लेबर होगा, लेबर चार्ज क्या होंगे उसके? बहुत ज्यादा होंगे। क्या होंगे? क्योंकि मुंबई में रहने की जो कीमत है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। जमशेदपुर में कम थी, तो वहां का लेबर सस्ता था, तो जमशेदपुर में उन्होंने क्या किया? कोयला नजदीक से आ रहा था, आयरन ओर भी नजदीक से आ रहा था, सस्ता लेबर भी था, नदी भी थी, सुवर्ण रेखा और क्या बोलता हूं मैं, जमशेदपुर खरकई, 2 नदियां थी, सुवर्ण रेखा भी थी, खरकई भी थी, एक शहर बसाया जा सकता था वहां अगल बगल। ठीक है। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के लिए वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण, फिर उन्होंने ट्रायंगल बनाया। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए अवस्थिति त्रिकोण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपने बोलना अल्फ्रेड वेबर ने किया। किसने किया? तो ट्रायंगल बनाए उन्होंने। ट्रायंगल में क्या किया कि ट्रायंगल में एक तरफ एक कच्चा माल, दूसरा कच्चा माल, फिर बोला उन्होंने बाजार, फिर उन्होंने लाइन खींची और तब बताया कि यहां पर इंडस्ट्री लगानी सबसे अच्छी रहेगी। क्या लगी? क्या रहेगी? तो ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। वेबर मैंने आपको विश्व का भूगोल जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा पढ़ाऊंगा, आर्थिक भूगोल जब चल रहा होगा तो वहां पर मैं पूरा डिटेल दूंगा वेबर का। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे तो हल्का हल्का इंट्रोडक्शन चल रहा वेबर का, तो मैं अभी ट्रायंगल बना के नहीं बता रहा हूं, पर मान के चलिए कि एक ट्रायंगल है ऐसा,
ठीक है, यहां पर एक कच्चा माल है, यहां पर दूसरा कच्चा माल है, इधर कहीं क्या है, मार्केट है, फिर उसमें लाइन खींचनी पड़ेगी हमें और बताना पड़ेगा कि यहां पर इंडस्ट्री लगेगी जी, यहां पे लगानी सबसे अच्छी रहेगी। तो वेबर ने अपने जमाने में ऐसे त्रिकोण, अवस्थिति त्रिकोण क्या किए, दिए। इतना समझ में आ गया के द्वारा अपना औद्योगिक स्थानीयकरण प्रस्तुत, जिसे दो वर्गों में विभक्त किया गया, यथा भार ह्रास और अभार ह्रास। मैंने कहा कच्चे माल क्या होते हैं, भार ह्रासी भी होते हैं, अभार ह्रासी भी होते हैं। एक कच्चे माल में क्या होता है, भार ह्रास होता है, एक में नहीं होता है। उद्योग अर्थात ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल भार ह्रास करते हों या नहीं करते हों, उनके बारे में दिया उन्होंने। वेबर के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में आगे श्रम अधिक सस्ता हो तो न्यूनतम परिवहन लागत, तो न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र से वहां उद्योग का विस्थापन हो सकता है। ये वेबर ने भी माना, किसने, कि अगर कहीं सस्ता श्रम है और परिवहन लागत थोड़ा ज्यादा हो रही है तो हम सस्ते श्रम की तरफ क्या कर सकते हैं, उद्योग को ले जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया। बशर्ते उद्योग के वहां स्थानांतरित करने में लगा अतिरिक्त परिवहन लागत श्रम के मूल्य में होने वाली बचत से कम हो। भाई क्या है कि परिवहन लागत 10 रुपए ज्यादा पड़ रही, और जब हम क्या कर रहे हैं कि मतलब परिवहन लागत अगर हम थोड़ा दूर खिसका रहे हैं तो जहां 100 रुपए परिवहन लागत लग रही थी वहां पर अब 110 लग रहे हैं, लेकिन जहां हमने 100 रुपए देने थे लेबर को उस जगह पर वहां पर 50 रुपए में काम चल जा रहा, 50 रुपए में 50 मजदूर मिल जा रहे माना हमें, और यहां पर 100 रुपए में मिल रहे थे मजदूर। तो भाई हम 50 रुपए वाले की तरफ गए तो फिर भी हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 40 रुपए का प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, परिवहन लागत बढ़ गई ना 10 रुपए, 100 रुपए की जगह 110 रुपए हो रहा है, लेकिन जो मजदूरी हम यहाँ पे दे रहे थे, अगर यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल समझिए, यहाँ पर परिवहन लागत 100 रुपए है और 100 रुपए ही हमें लेबर को देना पड़ रहा है, 100 मजदूर लगाने पड़ रहे, सॉरी 50 मजदूर लगाने पड़ रहे, तो उसमें 2-2 रुपए देने पड़ रहे सबको और 100 रुपए देने पड़ रहे। अब मैंने कहा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 50 रुपए में 50 मजदूर मिल रहे, कितने, 50 रुपए में 50 मजदूर, लेकिन जो परिवहन लागत है वो 110 रुपए हो गई है, प्रॉफिट कितने का हो रहा। तो वेबर ने माना कि सस्ते श्रम की तरफ भी उद्योग क्या हो सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और साथ में ये बता दिया बशर्ते उद्योग के वहां स्थानांतरित करने में लगा अतिरिक्त परिवहन लागत श्रम के मूल्य में होने वाली बचत से कम हो। भारत के अनेक नगरों में तैयार वस्त्र और चमड़ा उद्योग का विकास न्यूनतम श्रम लागत का परिणाम है। हम देखते हैं भैया चमड़ा उद्योग जो है वो कहाँ है, जहां श्रम लागत क्या है, कम है। ठीक है, या बीड़ी बनानी है तो बीड़ी भाई फोल्ड करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, जितनी भी बीड़ियां होंगी ना फोल्ड करना, तो उसके लिए सबसे सस्ता लेबर ढूंढना पड़ता है। आदिवासी इलाके सबसे अच्छे होते हैं, जहां की अगर हमने दिन भर के 10 रुपए भी दिए तो खुश हैं वो, 10 रुपए मिल गए हमें। अब आ जाओ ऋषिकेश में, है ना, और अब बोलो कि बीड़ी बांधनी है आपने, तो कोई भी बोलेगा भैया जो दिन भर की दिहाड़ी है वो 500 रुपए मिनिमम है, तो 500 रुपए में कितने बीड़ी बंडल बांध लेगा भाई, नहीं आया समझ में। तेंदू पत्ते से बनती बीड़ी, किससे बनती है, तेंदू पत्ते से। ठीक है, तो ऐसी मैं बोल रहा हूं कि तैयार वस्त्र और चमड़ा उद्योग का विकास न्यूनतम श्रम लागत का परिणाम है। आगे वेबर ने सामूहिकरण के प्रभाव से भी लागत में कमी की संभावना बताई और कहा है कि हल्के उद्योग और फुटलूज उद्योग की स्थापना में अनेक बार परिवहन मूल्य की तुलना में संरचनात्मक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये मैं उसी का सामूहिकरण का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया सेला कोई फार्मा उद्योग के लिए हमने बोला कि आ जाओ भैया यहाँ पर क्या करो, यहाँ लगाओ इंडस्ट्री, या मैंने बोला सिडकुल कि यहाँ पर आओ, तो मैंने कहा नहीं आपको कि एक उद्योग का जो उत्पाद है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है। पता चला एक उद्योग क्या कर रहा है, डब्बे बना रहा, ढक्कन बना रहा खाली प्लास्टिक के, और दूसरा उद्योग जो अगला वाला उद्योग है वो उस डब्बे में च्यवनप्राश भर रहा, तो उसके लिए तो कच्चा माल हो गया ना डब्बा, इसका तो प्रोडक्ट हो गया, उसके लिए क्या हो गया, समझ में आया। साथ में मैंने कहा क्या, संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनात्मक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसका
भाई पता चला वहां पे बिजली में भी क्या है, हमें छूट है, सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, परिवहन भी। भाई ऐसा है कि एक इंडस्ट्री मेरे बगल वाली है, उसका आधा ट्रक आता है, तो आधा मैंने भी भरवा दिया, तो जहां मैं पूरा एक ट्रक बुक करा रहा था उतने में हम 2 इंडस्ट्रीज का क्या रहा, सामान आ रहा है एक ही ट्रक में, कॉस्ट भी बच रही है। बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजों को सोच के चलिए। तो उसने ये बताया हमें कि संरचनात्मक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है, इससे वे एक ही आधारभूत संरचना तथा एक दूसरे के उत्पादों का लाभ उठाकर अपनी प्रति इकाई उत्पादन लागत कम कर सकते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण के लिए महानगरीय क्षेत्रों में या उसके बाह्य प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तैयार वस्त्र उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग आदि के विकास का संदर्भ लिया जा सकता है। विभिन्न औद्योगिक संकुलों, यही सिडकुल वगैरह जो है, संकुलों के विकास को भी सामूहिकरण के प्रभाव के अंतर्गत ही समझा जा सकता है। इतना क्लियर हो गया? अब है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। कितने मिनट का हुआ? मेरे ख्याल से काफी है, बंद कर दो।